हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे वैधता, जिसे अंग्रेजी में लेजिटिमेसी कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर, लेजिटिमेसी या वैधता। वैधता क्या है? एक मूलभूत अवधारणा है जो क्या करती है, शासन और राजनीतिक प्रणालियों के स्थायित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें इसकी तो ये केवल बल के प्रयोग से आदेश मनवाने से कहीं ज्यादा अधिक होती है। कि बल का प्रयोग करके जब आप आदेशों को मनवाते हो, वैधता क्या है, इससे ज्यादा होती है। यह क्या, शासितों की सहमति और विश्वास पे आधारित है। मतलब जिस पे आप शासन कर रहे हो, यदि उनकी सहमति नहीं है या फिर उनका विश्वास नहीं है, तो आप क्या है, उन पे बल प्रयोग करके एक दमन का कार्य कर रहे हो, न कि कोई वैधता प्राप्त करते हो। तो यदि आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए वैधता की, तो आप क्या बताएंगे कि वैधता क्या है? एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो हमारे शासक पक्ष और शासित पक्ष, इन दोनों के मध्य एक मूल्य प्रधान विश्वास और सहमति के रूप में प्रकट होता है। शासक पक्ष जो हमारी सत्ता या फिर हमारी सरकार हो सकती है, और शासित पक्ष हमारे कौन होता है? जनता हो सकती है। तो इन दोनों के मध्य क्या है? एक मूल्य प्रधान विश्वास और सहमति के रूप में प्रकट होता है। ये वो कारण है जिसके चलते क्या है, लोग शासकों के आदेशों का पालन स्वेच्छा से करते हैं, न कि किसी डर या फिर बल के कारण। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने कानून के शासन को वैधता का आधार माना है। अरस्तु की बात करें, अरस्तु ने क्या माना है? कानून के शासन को वैधता का आधार माना है। अब हम देखेंगे वैधता के स्रोत के बारे में। वैधता के बहुत सारे स्रोत है जहां से वैधता प्राप्त की जा सकती है, जो क्या एक शासन व्यवस्था को स्वीकार्यता प्रदान करते हैं कि शासन अच्छा है। इस बात की स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए बहुत सारे स्रोत है। जैसे हमारे पहले आता है परंपरा, जिसे अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार परंपरा क्या है, वैधता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जब लोग क्या है, किसी शासन व्यवस्था को इसके लिए इसलिए वैध मानते हैं, भाई कोई लोग क्या है, किसी भी शासन व्यवस्था को इसलिए वैध मानते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है, या फिर यह क्या है, पुरानी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों पे आधारित है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परंपरागत वैधता कहते हैं। ये जैसे हमारे पुजारी होते हैं, मौलवी होते हैं, इनकी बात हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैधता है। बात करें हम चमत्कारिक या फिर करिश्माई गुण की, उनकी बात करें, कैरिज्मेटिक क्वालिटीज की बात करें, तो नेता के असाधारण या फिर चमत्कारिक व्यक्तित्व गुण, जैसे कि हमारी असाधारण नेतृत्व क्षमता हो, आकर्षण या फिर प्रेरणा देने की क्षमता हो, तो हमारे ये चमत्कारिक व्यक्तिगत गुण होते हैं। यही क्या होते हैं? वैधता के प्रमुख स्रोत होते हैं। लोग क्या है, ऐसे नेता के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा और विश्वास के कारण उनके आदेशों को वैध मानते हैं। ये होती है हमारी चमत्कारिक या करिश्माई गुण। बात करें तार्किकता के आधार पर हमारी वैधता के बारे में देखें, तो आधुनिक काल में संविधान और कानून क्या है, वैधता के प्रमुख स्रोत होते हैं, जो हमारे बुद्धि संगत और तर्क संगत होते हैं, रैशनल होते हैं। लोग क्या है, किसी भी व्यवस्था को वैध मानते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे नियमों, प्रक्रियाओं और विधियों पर आधारित होती है। लोग क्या है, किसी व्यवस्था को वैध तब मानते हैं जब वह क्या है, नियमों, प्रक्रियाओं और विधियों पर आधारित हो, जिन्हें क्या तर्क संगत रूप से स्वीकार किया जा सकता हो। फिर बात करें विचारधारा पर आधारित वैधता की बात करें, तो विचारधारा कैसी हो सकती है? जैसे हमारे उदारवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, तो किसी भी प्रकार की विचारधारा हो सकती है। तो विचारधारा क्या है? उन नैतिक और राजनीतिक मूल्यों और मापदंडों को प्रस्तुत करती है जिनके आधार पर क्या किसी शासन व्यवस्था को वैधता प्राप्त होती है। जब कोई शासन व्यवस्था किसी व्यापक रूप से क्या जब कोई शासन व्यवस्था किसी व्यापक रूप से स्वीकृत विचारधारा के सिद्धांतों पर आधारित हो, तो उसे क्या होती है? वैधता मिलती है। तो ये हमने देखे वैधता के स्रोत। अब हम देखेंगे पैरेटो के अनुसार वैधता के स्रोत, इस संदर्भित रूप में, कि जैसे वैधता कैसे चुनाव के द्वारा वैधता प्राप्त होती है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनाव के द्वारा चुन के आते हैं, तब उनको वैधता प्राप्त होती है। प्रजातंत्र के द्वारा वैधता प्राप्त होती है, जब जनता किसी को चुन लेती है तो वैधता प्राप्त होती है। परंपरा के रूप में वैधता प्राप्त होती है, और कुलीन तंत्र मतलब कई बार क्या होता है, अमीर लोग होते हैं, इनको क्या होती है? वैधता प्राप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे वैधता के प्रकार, किसके अनुसार? डेविड ईस्टन के अनुसार वैधता के प्रकार देखें। तो डेविड ईस्टन ने क्या किया? राजनीतिक व्यवस्था के प्रति समर्थन और वैधता के 3 प्रमुख प्रकार बताए। पहली वैधता आती है हमारी कौन सी? विचारधारात्मक वैधता, जो हमारी क्या होती है? आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी है। जब क्या होता है, जनसाधारण किसी विशेष विचारधारा, जैसे हमारा लोकतंत्र हो या समाजवाद, तो किसी विशेष विचारधारा में विश्वास रखते हुए क्या करते हैं? शासक वर्ग की सत्ता को, वैधता को स्वीकार कर लेते हैं। जो शासक वर्ग की सत्ता है, इसकी वैधता को स्वीकार कर लेते हैं। कब? जब किसी विशेष विचारधारा में विश्वास करते हुए। लोग मानते हैं कि शासन प्रणाली सही सिद्धांतों पर चल रही है, तभी क्या होती है? हमारी विचारधारात्मक वैधता आती है। फिर आती है संरचनात्मक वैधता। संरचनात्मक वैधता की बात करें, तो शासन व्यवस्था में अनेक संरचनाएं, जैसे हमारे संसद, न्यायपालिका, नौकरशाही होती है। बहुत सारी संरचनाएं होती है जिनके क्या निश्चित उद्देश्य और कार्य होते हैं। जब जनसामान्य इन संरचनाओं में विश्वास रखते हैं,
और क्या है, शासनकर्ताओं का व्यवहार भी इन संरचनाओं के अनुरूप होता है। और अनुरूप भी कैसे? नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। तो इन संरचनाओं के अनुरूप होता है, तो फिर सत्ता को वैधता प्राप्त होती है। जैसे हमें पुलिस पे विश्वास होता है, अस्पताल में विश्वास होता है, शिक्षा में विश्वास है, तो इन विश्वास की वजह से क्या होता है? सत्ता को वैधता प्राप्त होती है। फिर व्यक्तिक वैधता की बात करें, पर्सनल लेजिटिमेसी की। जब सामान्य जनता किसी नेता के असाधारण या फिर चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी सत्ता की वैधता को स्वीकार करती है, तो उसे व्यक्तिगत वैधता कहते हैं। और बात करें इसकी, तो ये करिश्मे सत्ता की तरह ही होता है। तो 3 प्रकार के हमने देखे। इसके अनुसार, डेविड ईस्टन के अनुसार विचारधारात्मक वैधता, हमारी संरचनात्मक वैधता और तीसरा व्यक्तिक वैधता। अब वैधता के प्रकार देखेंगे हम रॉबर्ट डहल के अनुसार। रॉबर्ट डहल के अनुसार देखें, तो रॉबर्ट डहल ने वैधता के स्तरों को 2 प्रमुख भागों में बाँटा है। एक तो होती है हमारी उच्च स्तरीय वैधता, एक होती है हमारी निम्न स्तरीय वैधता। तो उच्च स्तरीय वैधता की बात करें, ये तब होती है जब जनता का शासन, उसके नेतृत्व और उसकी नीतियों में पर्याप्त विश्वास और सहमति हो। क्या? जब जनता का क्या है? शासन और उसके नेतृत्व और उसकी नीतियों में पर्याप्त विश्वास और सहमति होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? आदेशों का पालन स्वेच्छा से और आसानी से हो जाता है। इसे हम कहते हैं उच्च स्तरीय वैधता। निम्न स्तरीय वैधता की बात करें, तो ये तब होता है जब जनता का नेतृत्व और उसकी नीतियों में कम विश्वास हो और अपनी बात मनवाने और आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए क्या? नेतृत्व इस स्थिति में अक्सर क्या? दमन, बल और हिंसा जैसी चीजें होती है, उनका सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैधता कैसे? निम्न स्तरीय, अर्थात सरकार में जनता का विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उसे सहमति का समर्थन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जनता की जो सहमति है उसका समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए उससे क्या कहेंगे? निम्न स्तरीय वैधता। अब हम देखेंगे वैधता की विशेषताएं और लक्षण के बारे में। मतलब कि वैधता क्या है? व्यक्तिनिष्ठ होती है, विश्वासनिष्ठ नहीं होती। वैधता क्या किसी व्यक्ति विशेष के गुणों पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह शासन प्रणाली, उसके मूल्यों और शासकों की विश्वसनीयता पर आधारित विश्वास का परिणाम है। क्या? वैधता क्या है? व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, बल्कि कैसा होता है? विश्वासनिष्ठ है। मतलब वैधता किसी व्यक्ति विशेष के गुणों पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह शासन प्रणाली, उसके मूल्यों और शासकों की जो विश्वसनीयता है, इस पर आधारित विश्वास का परिणाम होती है। तो प्रमाणीकरण की बात करें, तो वैधता क्या है? किसी शासन व्यवस्था के प्रति एक प्रकार का प्रमाणीकरण होता है। वैधता क्या होती है? किसी भी शासन व्यवस्था के प्रति एक प्रकार प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन होता है, जो उसकी स्वीकार्यता और सही होने का प्रमाण देता है कि भई ये शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। तीसरी विशेषता की बात करें, शक्ति को सत्ता में बदलना। वैधता क्या करता है? शक्ति को सत्ता में बदलती है। मतलब पावर और लेजिटिमेसी, ये दोनों मिलकर अथॉरिटी बनती है। वैधता क्या करती है? शक्ति को सत्ता में बदलती है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है, तो वह केवल बल नहीं रहती, बल्कि वैध अधिकार बन जाती है। फिर सत्ता को प्रभावशाली बनाना। वैधता से क्या है? सत्ता प्रभावशाली बनती है। बिना वैधता के सत्ता को केवल बल का सहारा लेना पड़ता है, जो क्या है? दीर्घकालिक रूप से अस्थिर होता है। फिर सहमति और स्वीकृति की आवश्यकता की बात करें, किसी भी शासन व्यवस्था के दीर्घकालिक अस्तित्व और प्रभावशीलता के लिए क्या? शासन की प्रभावशीलता के लिए क्या? समाज की सहमति और स्वीकृति आवश्यक होती है। बात करें, तो किसी भी शासन व्यवस्था के जो दीर्घकालिक अस्तित्व, मतलब शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक समाज पे अस्तित्व रहे और उसकी प्रभावशीलता हो, तो इसके लिए क्या चाहिए? समाज की सहमति और स्वीकृति चाहिए, यानी कि वैधता बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, परीक्षा में आ जाता है कभी कभी, आपको पता होना चाहिए, वैधता का संकट, लेजिटिमेसी क्राइसिस। बात करें, तो जब शासक पक्ष और शासित पक्ष, इन दोनों में मूल्यों और विश्वास के बारे में, जब शासक पक्ष और शासित पक्ष दोनों के बीच में क्या, मूल्यों और विश्वासों के बारे में सहमति समाप्त होने लगती है, तो क्या होता है? शासन व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं? वैधता का संकट कहते हैं। अब संकट की बात करें, संकट क्यों आता है? संकट के क्या कारण है? तो नए विचारों और विश्वासों को उदय होना। क्या नए विचारों और विश्वासों को उदय होना संकट का कारण है? जो क्या करता है? मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देते हैं। नई व्यवस्था के द्वारा पुरानी व्यवस्था को चुनौती देना, तो ये संकट के दो मूल कारण है कि या तो नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रही है, या फिर नए विचार और विश्वास से उदय हो रहे हैं, जो क्या मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। और जब संकट की स्थिति आती है, तो इस स्थिति में अक्सर क्या होता है? आंदोलन, क्रांति और शासन विरोधी प्रदर्शन है, ये देखने को मिलते हैं, जो हमारे क्या करते हैं? वैधता के शरण, मतलब वैधता कम हो रही है, इस चीज को दिखाते हैं। अब हम देखेंगे वैधता को बनाए रखने के कौन कौन से उपाय हैं। एक शासन व्यवस्था अपनी वैधता को बनाए रखने और उसे मजबूत रखने के लिए क्या, बहुत सारे उपाय करती है। जैसे नए विचारों परंपराओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। क्या? नए विचारों परंपराओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की बात करें, तो समय के साथ बदलते जो सामाजिक मूल्य हैं और नई परंपराओं को पुरानी व्यवस्था के साथ एकीकृत करना। क्या? समय के साथ बदलते सामाजिक मूल्यों और नई परंपराओं को पुरानी व्यवस्था के साथ एकीकृत करना।
फिर संवैधानिक व्यवस्था का निष्ठापूर्ण पालन करना, मतलब संविधान और कानून के शासन का क्या ईमानदारी से पालन करना, संविधान और कानून के शासन का ईमानदारी से पालन करना, जिससे क्या जनता का विश्वास बना रहे शासन के प्रति। बात करें हमारे शासन व्यवस्था को जनोपयोगी बनाना, शासन व्यवस्था कैसी बननी चाहिए? जनोपयोगी। तो शासन को जनता की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने वाला और उनके जन कल्याण के लिए कार्य करने वाला बनाया जाना चाहिए। बात करें परंपराओं का आदर करना, तो समाज की स्थापित और जो सम्मानित परंपराएं इनका आदर करना, जब तक कि वे प्रगति में बाधक ना हो तब तक उनका आदर किया जाना चाहिए। फिर सहमति के आधार पर निर्णय, तो महत्वपूर्ण निर्णयों में क्या जनता की सहमति और भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये कुछ उपाय है जिनके माध्यम से आप वैधता के संकट को दूर कर सकते हो, वैधता को बनाए रख सकते हो। अब हम देखेंगे 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। इनमें आपसी संबंध की बात करें तो तीनों की तीनों अवधारणाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, लेकिन उनमें थोड़ा-थोड़ा अंतर भी है। बात करें आधार प्रदान करने की बात करें इसमें, तो शक्ति क्या करती है? भौतिक आधार प्रदान करती है। शक्ति क्या करती है? भौतिक आधार प्रदान करती है, मतलब बलपूर्वक काम करवाने की क्षमता होती है, वो शक्ति कहलाती है। सत्ता की बात करें तो वैधानिक आधार प्रदान करती है, मतलब कानूनी या फिर हमारा औपचारिक अधिकार होता है। और वैधता क्या है? नैतिक आधार प्रदान करती है, मतलब सहमति और विश्वास पे आधारित होती है। फिर अनिवार्य तत्व की बात करें, तीनों किसी भी शासन व्यवस्था के अनिवार्य तत्व होते हैं। तीनों क्या होते हैं? शासन व्यवस्था के अनिवार्य तत्व होते हैं। बिना इनमें से किसी एक के शासन प्रणाली या तो अस्थिर रहेगी या फिर दमनकारी हो जाएगी। अनुपूरक की बात करें तो शासन संचालन में तीनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, मतलब एक होगा तो दूसरा भी होगा, दूसरा होगा तो तीसरा भी होगा। प्रभावी शासन के लिए तीनों का संतुलित होना या संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मूल्य की दृष्टि से अंतर की बात करें तो शक्ति क्या होती है? मूल्य निरपेक्ष होती है, अर्थात ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, और इसके पीछे के कोई नैतिक औचित्य भी नहीं होता। क्या इसके पीछे कोई नैतिक औचित्य भी नहीं होता? क्यों? क्योंकि शक्ति अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। सत्ता की बात करें, सत्ता वैधानिक मूल्य वाली होते हैं। सत्ता क्या होती है? वैधानिक मूल्य वाली होती है, मतलब कि यह कानूनी रूप से उचित मानी जाती है। और वैधता क्या है? नैतिक मूल्य को मानती है, मतलब ये नैतिक रूप से स्वीकार्य की जाती है। संबंध स्थापित करने वाला की बात करें तो सत्ता ही क्या है? शक्ति और वैधता को जोड़ती है। सत्ता ही क्या करती है? शक्ति और वैधता को आपस में जोड़ती है। शक्ति क्या जब वैध हो जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। ये तो आपको साफ पता ही चल गया होगा अब तक। शक्ति क्या है? जब वैध हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता। फिर अनन्यश्रित संबंध की बात करें, एक दूसरे पे आश्रित संबंध की बात करें तो सत्ता के बिना शक्ति गैर कानूनी होती है। ये आप याद रखेंगे, सत्ता के बिना यदि शक्ति है तो क्या होगी? गैर कानूनी। जैसे बिना अधिकार के कोई बल का प्रयोग करता है, इसका मतलब वो गैर कानूनी है। किंतु वैधता के बिना शक्ति और सत्ता दोनों ही अनैतिक होती है। क्या वैधता के बिना क्या शक्ति और सत्ता क्या दोनों ही अनैतिक होती है? क्यों? क्योंकि उन्हें क्या शासितों की सहमति और विश्वास प्राप्त नहीं होता। इसलिए अतः इन तीनों के मध्य क्या अनन्यश्रित मतलब इंटरडिपेंडेंट संबंध होता है, एक दूसरे पे आश्रित संबंध होता है, जहाँ क्या प्रत्येक एक दूसरे की प्रभावशीलता और स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने वैधता के बारे में काफी अच्छी बातें सीखी। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।